ये पतंजलि योगपीठ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास जो हमारे चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा है वो उसको प्रतिष्ठापित करना चाहता है पूरी प्रामाणिकता के साथ। इसलिए ये हमारे श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी के नाम से स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम, जिसका अभी करीब 2 साल पहले उद्घाटन हुआ और हर परिसर के अंदर यज्ञशाला है। जैसे आपने पतंजलि योगपीठ के प्रथम चरण में देखा, ऐसे ही यहाँ पर भी ये यज्ञशाला है जहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है और इसको बहुत भव्य स्वरूप दिया गया है। आप देख सकते हैं श्रद्धेय आचार्य श्री इस में विशेष उनकी निष्णातता है और रुचि भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर कार्विंग का इसमें काम किया लकड़ी के ऊपर, और ये पूरी यज्ञशाला जहाँ पर बैठ कर के वैदिक परंपरा से जो हमारे अग्निहोत्र की, हवन की, होम की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर निष्पन्न किया जाता है। और यहाँ ये अलग अलग प्रकार के सुविधाएं हैं सब लोगों के रहने के लिए। सामूहिक सेवा, सामूहिक कार्यों के लिए ये पूरा भवन बना हुआ है। बाईं तरफ आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग बैठ कर के कुछ खास उनको मीटिंग करनी है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी है और भी जो सामुदायिक सेवाएं हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है। ये यहाँ पर डबल बेडरूम की जो है व्यवस्था है। इसमें 2 कमरे हैं, एक डाइनिंग है, अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर यहाँ पर ये स्वर्ग जैसा यहाँ पर वातावरण दिया हुआ है। आप मेरे साथ इधर आ सकते हैं, देख सकते हैं ये दाएं और बाएं ओर, ये बाएं और जो है ये 3 रूम इसमें एक साथ बने हुए हैं और दाएं तरफ 2 रूम बने हुए हैं एक साथ, और सामने की तरफ जो है वो सिंगल रूम की व्यवस्था है। उन सब के अंदर भी एक छोटी पेंट्री, छोटी रसोई भी दी हुई है और इसको भी पूरा ऐसा परिवेश दिया गया है सुंदर, जिससे कि सब लोग आनंद कर सकें, प्रकृति के साथ जी सकें। और ये कुछ श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी, क्योंकि इस पूरे सृजन के पीछे, इस पूरे निर्माण के पीछे उन्हीं का बड़ा योगदान है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से ये जो 3 अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसके अंदर 3 अलग अलग जो भवन बने हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। मैंने कहा पहले ही महर्षि पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि चरक, शुश्रुत धन्वंतरि से लेकर के महर्षि ऋषियों के इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, हमारा सीधा सा मानना है कि हमारे पूर्वजों का जो भी शुभ है वो हमारा अपना है और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव का, कोई पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हमने कहा अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं का जो भी शुभ है, संतों का, फकीरों का, वो हमारा अपना है। और उसके लिए ये जो है सारी कल्पना के पीछे आप देख सकते हैं उस दिव्यता को, भव्यता को। ये जो है पाषाण की बहुत सुंदर प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जिसको देख करके हमें एक प्रेरणा मिलती है ध्यान लगाने की। और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के साथ साथ कुछ जो आश्रम के युवा कार्यकर्ता हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वैद्यकाएँ हैं, कुछ इस पूरे सेवा प्रकल्प में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वो भाई बहन हैं, वो भी यहाँ पर कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आवास करते हैं। और ये स्वर्ग जैसा वातावरण इस वानप्रस्थ का, और हर किसी का दिल चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंतिम दिन हरिद्वार के तीर्थ में बीतें। और हरिद्वार के तीर्थ में यदि पतंजलि योगपीठ में इस शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में जो हमारे गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी के नाम से है, तो स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में आकर के रह करके यहाँ पर किसी को सौभाग्य मिले रहने का, तो इससे बड़ी ज़िंदगी में किसी इंसान के लिए और क्या बात हो सकती है। तो आपकी भी उम्र यदि वानप्रस्थ की है, पहले आपने पढ़ाई में वक्त गुजारा, फिर कमाई में ज़िंदगी बिता दी, और
जो अंतिम पड़ाव है जीवन का, यदि उसमें आपने वानप्रस्थ और सन्यास जैसा जीवन जी करके यदि अनासक्त भाव अपने भीतर पैदा नहीं किया, जाते जाते जीवन मुक्त होकर के आप नहीं गए, तो लगता है फिर ये जो पूरे जीवन का जो चक्रव्यूह है उसमें कहीं ना कहीं आप फिर फंसेंगे, भोग की तरफ जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे। आप निरंतर उत्थान की ओर आपको जाना है। जीवन की शाश्वत परंपरा में हमें निरंतर ऊंचाइयों की ओर जाना है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की पावनी परंपरा को आत्मसात करते हैं और ऋषियों के बताए अनुसार जीवन को जीते हैं। पूज्य श्रद्धेय स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम से अब हम चल रहे हैं गुरुकुल की ओर। गुरुकुल एक तो रेवाड़ी में किशनगढ़ घासेड़िया में चल रहा है, दूसरा श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज वो योगग्राम में चल रहे हैं, जहाँ पर 70 से ज़्यादा बेटे हैं। करीब अभी उनकी संख्या 100 हो चुकी है और करीब 50 के करीब बेटियां हैं और अब उसको एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। यह है पतंजलि का प्रतिष्ठान और इस संस्थान में बच्चों के लिए 2 तरह की व्यवस्था रखी है। एक छात्रों के लिए, एक दूसरा छात्राओं के लिए, एक ब्रह्मचारियों के लिए, एक ब्रह्मचारिणियों के लिए। तो ये जो पूरा परिसर है ये ब्रह्मचारियों के लिए है। 500 से ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। तो अभी 2 परिसर इसमें बनाए गए हैं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए, और दोनों में मिलाकर के ये जो व्यवस्था है इसमें हम लगभग 1200 से 1500 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये यज्ञशाला है, जैसे मैंने कहा कि पतंजलि के हर परिसर में एक यज्ञशाला की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो हमारी वैदिक परंपरा है अग्निहोत्र आदि की वो कहीं पर भी बाधित ना हो। संध्या है, यज्ञ है, योग है, ये हमारी संस्कृति के मूल आधारभूत तत्व हैं। तो हर एक परिसर में एक यज्ञशाला की व्यवस्था है। ये 2 परिसर क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से दिक्कत ना आए, इसके लिए ये 2 परिसर साथ साथ बनाए गए हैं। ये पूरा बहुत ही भव्य परिसर है जो आप देख रहे हैं। इसके दाहिने ओर यज्ञशाला है और इसमें पूरी जो व्यवस्था है करीब 1000 के करीब यहाँ पर ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियाँ रह करके अध्ययन कर सकेंगे। तो हमारा ये सबके साथ विमर्श करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विज्ञान, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी विषय आधुनिक हो सकते वो भी बच्चों को पढ़ाया जाए और वेद, दर्शन, उपनिषद, जो बेसिक नॉलेज है अपने संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, ऋषियों की ज्ञान विरासत का, वो भी बच्चों को मिले। तो ये एक बहुत बड़ा परिसर उसके लिए तैयार किया गया है। 12वीं कक्षा के बाद फिर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो अब प्राचीन जो ऋषि परंपरा है उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अथवा आधुनिक तरीके से शिक्षा लेना चाहते हैं। तो एक बहुत भव्य कल्पना की गई थी। श्रद्धेय आचार्य श्री बाक्षिंज महाराज जी ने उसको साकार रूप दिया है। आप देख सकते हैं ये पीछे तक एक बहुत बड़ी इसकी व्यवस्था है और सब कमरों के अंदर एयर कूलिंग की व्यवस्था की गई है। और दाएं और बाएं और आप ये जो 2 बड़े परिसर देख रहे हैं उनके बारे में मैंने ये बहुत ही संक्षिप्त सी जानकारी आपको दी, जिससे कि आप अवगत हो सकें कि आने वाले 10, 20, 25, 50 वर्षों को लेकर के जो संकल्पना है पतंजलि योगपीठ की कि ऋषि युग की पुनरावृत्ति कैसे होगी, ऋषियों के सपनों का, महर्षि दयानंद के सपनों का, स्वामी विवेकानंद के सपनों का, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का जो हमें भारत बनाना है, उसके लिए कई दिशाओं से तैयारी करनी है। और उसका ये एक संक्षेप में आप से का परिचय करवाया। इसमें लगभग 700 बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है। इसमें डॉर्मेट्रीज भी हैं, सिंगल रूम भी हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, इसमें योग करने के लिए भी रखा हुआ है, योग करने के लिए योग का हॉल भी रखा हुआ है, पूरे भोजन की व्यवस्था के लिए पूरी बहुत बड़ी रसोई भी है,
मैस है, पूरा जो है अन्नपूर्णा है पूरी, एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी गई है। और इतना सुंदर शायद ही देश में कहीं पर होगा जिसमें इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इतनी व्यापक तौर पर की गई है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर, ये थीम है हमारी कि लोग जो है अपनी प्राचीन सनातन परंपरा को, ज्ञान को, विद्या को ऐसा अवहेलना की दृष्टि से देख करके उसकी उपेक्षा किया करते थे। भाई जो अपना अतीत का गौरव है वो हमें संजो के रखना है, और वर्तमान में हम किसी से कम नहीं है, ये भी हमें साबित करना है। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि जहां हम शिक्षा नीति में एक व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं, और बिना नीतियों में बदलाव के राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। एक छोटा सा आरक्षण में नीतिगत बदलाव किया गया कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। और आज नीचे से लेकर के ऊपर तक हर क्षेत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को उससे अवसर मिला। जो उपेक्षित समाज था, यह अलग बात है कि अब वक्त के साथ उसमें जो क्रीमी लेयर है या उसकी जो व्यवस्था है उसमें एक और बड़े परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि आज जिनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को जिनको सवर्ण कहा जाता है उनमें भी बहुत से असमर्थ हैं, और जो असमर्थ हैं उनमें से बहुत से लोग समर्थ हो चुके हैं। तो वक्त के साथ उसमें जो परिवर्तन आना चाहिए उसकी गुंजाइश है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं कह रहा था नीतिगत, एक छोटी सी नीतिगत परिवर्तन से देश कैसे बदलता है उसको हमने देखा एक आरक्षण के एक छोटे से बदलाव के द्वारा। ऐसे ही शिक्षा नीति में, चिकित्सा नीति में, अर्थनीति में, अर्थव्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में, सब जगह एक बहुत बड़े नीतिगत परिवर्तन की हमें आवश्यकता है। और उसको हमने एक व्यवहारिक स्वरूप, हम खाली बात नहीं कर रहे हैं कि योग का काम होना चाहिए, आयुर्वेद का काम होना चाहिए, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जीवन दर्शन पर यह काम होना चाहिए। हम खाली भाषण नहीं देते हैं। पतंजलि योगपीठ में जो हम कहते हैं उसको हमने करके दिखाया है। हर एक कमरे के अंदर जहां पंखों की व्यवस्था है वहां, क्योंकि गर्मी में बच्चों को दिक्कत ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी लगने पर बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए एयर कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। एयर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे कि कम खर्च में बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सकें। यहाँ चारों ओर एक प्राकृतिक वातावरण है। सिंगल रूम के साथ साथ में यहाँ पर डॉर्मेटरीज की भी व्यवस्था है। सभी कमरों में ये भी ख्याल रखा गया है कि क्योंकि बच्चों को दिक्कत नहीं होती किसी तरह से, कि इसलिए उनके लिए इंडियन टॉयलेट्स की व्यवस्था रखी गई है। और साथ में पानी, क्योंकि हम बहुत ठंडा हो जाता तो ऐसे समय में बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए हर कमरे के अंदर गीजर की भी व्यवस्था की गई है।